पहले खबर उत्तर प्रदेश से है और ये बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे 7 बार के विधायक, नाम फतेह बहादुर सिंह है। फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जान जाने का खतरा जता दिया है। फतेह बहादुर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा उनकी हत्या के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। फतेह बहादुर सिंह ने कहा है उनकी हत्या की साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी वो जानकारी दे चुके हैं। गृहमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। ये कह रहे हैं फतेह बहादुर सिंह। 7 बार के विधायक, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे, पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। फतेह बहादुर जी, आपसे मैं सीधा सा सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में आपने खतरे की बात की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैंने अपना प्रतिवेदन दिया था और 10-12 दिन हो गए, अभी तक मेरे संज्ञान में आया है कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इस पर केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा की और उनके भी संज्ञान में लाया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो एचएस हैं थाने के, और आज भी उनके ऊपर बैंक लूट के और तमाम अपराध पंजीकृत हैं कई जनपदों में, लेकिन किन अधिकारियों के दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ये साजिश क्या है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। आपको समझना मैं बहादुर जी चाहता हूं कि आपको क्या समस्या आ रही है, आपको किस तरह का खतरा है और आपको किससे खतरा है? आप एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसकी गूंज यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में है, तो आपको किस बात का खतरा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत हमारे जो लोग हैं हर जनपद में 20-20, 30-30 कार्यकर्ता हमारे हैं, आज भी सब सहयोग में रहते हैं। मुझे खतरे की बात तो अभी मुझे नहीं मालूम था। मैं गांव में कार्यक्रम में था, मुझे वहां खबर आई कि आप यहां से हट जाएं क्योंकि कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं और लगभग 1 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हो गया आपको मारने के लिए। चंदा 1 करोड़ रुपया? आप जरा वो भी ले लें हाथ में, वो आपने जो चिट्ठी लिखी है, थोड़ा सा उससे और हमको बात भी होती रहेगी और फैक्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो आप एक मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया नहीं तो ऐसे, अच्छा अच्छा, नाम नहीं, आपस में हम नाम नहीं पढ़ूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कंटेंट एग्जैक्टली। मैं कोई नाम नहीं पढ़ूंगा, आप इतना रखिए, और कैमरे में दिखा भी नहीं रहा हूं मैं उसको, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। गंभीर अपराध पंजीकृत हैं जिन लोगों के, और बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और प्रदेश सरकार को आपने इन्फॉर्म कर दी। इन्होंने अभी हटाया है, उसको सारी चीजें पता है, उसके पास उसको बचाने के लिए फोन किन लोगों ने किया, कौन से ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे इसका पर्दाफाश कराना है। मुझे कोई न तो सुरक्षा का मुद्दा है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। आपने शायद ये भी लिखा है कि सरकार पर आपको मैंने लिखा है कि स्थानीय पुलिस जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस मिली हुई है और तब मुझे फिर केंद्र की तरफ देखना पड़ा। तो केंद्र में आपने शिकायत किसके पास की फतेह बहादुर जी? मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा है, कहा है, और माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी अवगत करा है। बात ये बताइए कि आखिरकार यूपी में ऐसा कैसे हो गया कि आप जैसे लोगों को इस तरह के खतरे पैदा हो गए? आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पुराने पॉलिटिकल नेता हैं, आपको कौन नहीं जानता है, तो ये कैसे हो गया? देखिए, पुराने हैं और लगातार बने हुए हैं, और उस लगातार बने रहने पे बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है। अब वो कौन से लोग हैं ये चिन्हित करने की बात है। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि एक घटना, एक क्रम सुनाई दिया, एक शिकायत आई मेरे पास कि इस तरह की हरकत है। भाई, हमारे पिताजी 52 साल की उम्र में चले गए, मैं 54 में चला जाऊंगा अगर लापरवाही हुई। लेकिन देखिए, अगर जिंदा रहूंगा तभी तो राजनीति करूंगा, अगर मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो मैं राजनीति क्या करूंगा? तो आपको मतलब ये सीधा सा लाइव थ्रेट जैसा मामला आपके लिए? बिल्कुल है, और इसके पीछे कारण सिर्फ एक है। जो विरोधी दल के लोग हैं वो सब साजिश करके इकट्ठा चंदा कर लिए हैं। 1 करोड़ रुपए चंदा कर लिए? जी हाँ, और इस पर स्थानीय पुलिस को और राज्य सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मेरे पास आज तक पत्र लिखने के बाद किसी अधिकारी ने मुझसे पूछा नहीं क्या घटनाक्रम है, क्या है, तो मुझे इसकी तकलीफ थी। मैंने कहा इसकी जानकारी मैं दे दूं। तो हमारे साथ में फतेह बहादुर जी हैं, पूरी बातें रख रहे हैं, और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये सूचना देने के बाद भी, राज्य सरकार के संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 करोड़ रुपया कलेक्ट हो चुका है, और चूंकि एक विरासत से ताल्लुक रखते हैं, वीर बहादुर सिंह की विरासत भी इनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।
हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है और जरा उन्हीं से समझते हैं। अभिषेक, मामला तो बेहद पेचीदा है, मतलब 7 बार के खुद विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और उन्हें जान का खतरा किससे, और शिकायत वो कर रहे हैं, जानकारियां वो दे रहे हैं, और बावजूद इसके अभी तक कोई जांच हो नहीं रही है, पर्दाफाश हो नहीं पा रहा है इस साजिश का। ये सब क्या इशारा कर रहा है? रोमाना, यही जो आप बातें कह रही हैं, यही सबसे सुलगते हुए सवाल है। देखिए, मैं घर पे खड़ा हूं, फतेह बहादुर सिंह का ये घर है, 7 बार के विधायक हैं, और कहां से हैं? गोरखपुर के ही क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, कंपेयरगंज से। तो गोरखपुर क्षेत्र में वीर बहादुर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वीर बहादुर सिंह बड़ा नाम यूपी की पॉलिटिक्स, रोमाना आप अच्छे समझती हैं उनके नाम के मायने क्या हैं। तो वीर बहादुर सिंह के बेटे जो गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, जो 7 बार से विधायक है, उनको जान का खतरा है। वो सीएम को बता चुके हैं, सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, सीएम की जानकारी में फिर भी उनकी कोई मदद नहीं हो पा रही, खतरा बना हुआ है। पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। फिर कह रहा हूं, ये गोरखपुर का वो उदाहरण दे रहे हैं। वो नड्डा जी को चिट्ठी लिखते हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं, और हमारे कैमरे पर उनका ये कहना, यहां तक कहा कि मेरे पिताजी चले गए 52 साल की उम्र में, मैं 54 साल की उम्र में चला जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और देखिए, ये इस बातों को थोड़ा सा और कनेक्ट कीजिए रोमाना, तो बीजेपी की जो समीक्षा रिपोर्ट आई उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र है कि प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की, पुलिस निरंकुश होती जा रही है। ये उसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है कि 7 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और एक नहीं 2 दशक कैबिनेट मंत्री रहे हैं ये, और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, अगर उनको ये कहना पड़ जाए तो इसका मतलब हालात संवेदनशील हैं, हालात चिंताजनक है, और इसका बड़ा पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी होगा। रोमाना, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट आएगा इस खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभिषेक उपाध्याय, नीट मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है, परीक्षा तब रद्द होगी जब आप ये साबित कर दें कि पेपर लीक हुआ और गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, मतलब अभी तक जो बात एनटीए और सरकार की तरफ से अपनी दलीलों में कही गई थी कि साहब ठीक है गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में है, और इसी को लेकर अब याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर आप ये साबित करें कि साहब गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है तभी परीक्षा रद्द होगी, मतलब ये मामला किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना, अभी जो ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब तक तथ्य सामने आए हैं, जो लगातार ये रीनीट की बात कही जा रही थी, वो इतना आसान नहीं है। ये अब तक की सुनवाई से जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि रीनीट कब हो सकता है? रीनीट तब हो सकता है, यानी कि पुनर्एग्जाम तब हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे तथ्य आ जाएं कि गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुई है, और वो बड़े पैमाने पर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब 8 जुलाई को सुनवाई की थी, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया था कि हमको ये देखना होगा कि अगर गड़बड़ी हुई है, अगर पेपर लीक हुआ भी है, तो उसका पैमाना क्या है, वो जो है कितने बड़े दायरे में हुई है। अगर ये पाया जाता है कि बड़े दायरे में इस तरीके से गड़बड़ी हुई है, तो फिर तो रद्द करने की बात होगी, वरना नहीं होगी। इस सब के बीच में एक और अपडेट देना चाहूंगा कि जो सीबीआई है, उसने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे दी है, और 2 स्टेटस रिपोर्ट दी हैं, जिसमें कोर्ट को यह बताया है कि अब तक की जांच में क्या आया है। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि सीबीआई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने सबके बीच में यह जरूर जानना चाहा है कि ये कितने छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जो याचिकाकर्ता, जो छात्रों के वकील हैं, उनका यह कहना था कि देखिए, वैसे तो जो अगर हम देखें तो ये 1,08,000 छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर री एग्जाम होता है तो 1,08,000 छात्रों से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन छात्रों को सीट मिलेगी ये सिर्फ उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये 23 लाख से ज्यादा छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, और इस वजह से हमको इसकी गंभीरता समझनी होगी। अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि हां वाकई में गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, तब तो रीनीट पर विचार किया जा सकता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी जो छोटी मोटी गड़बड़ी के मामले में इस तरीके का फैसला नहीं लिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इशारा क्या कर रहा है? इशारा बार बार यही कर रहा है कि अगर यह साबित होता है कि गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और वो बड़े लेवल पर हुआ है जाकर के, तब रीनीट की तरफ मामला आगे बढ़ेगा। और फिलहाल अभी इस वक्त में उसकी संभावना कुछ हद तक कम दिख रही है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। जी
और इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अंकित गुप्ता कि कुछ छात्रों की तरफ से ये याचिका भी लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब नीट का पेपर जो है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी तो याचिका है ना। बिल्कुल याचिका, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी आ गया है क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है जो कि सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट के बारे में कोर्ट को जानकारी दे रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिकाएं आई हैं 100 के करीब ऐसे छात्र आए हैं जो 130 के आसपास जिनका ये कहना है कि रीनीट होना चाहिए, तो 240 के आसपास ऐसे छात्र भी आए हैं जो कि 1,08,000 छात्र जिनको दाखिला मिलना है या तो सरकारी कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में, वो ये कहते हुए आए हैं कि नहीं रीनीट नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है तो उसका असर उन छात्रों के भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने एक गंभीरता के साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी और एक जो है गंभीरता के साथ अपना एग्जामिनेशन दिया है। तो ऐसे में अभी चर्चा क्या चल रही है, यहां पर एक और अपडेट सामने आया है वो भी बता देता हूं। उसमें यह कहा गया है कि आईआईटी मद्रास की जो डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर जो याचिकाकर्ता है यानी कि वो छात्र जो कि रीनीट की मांग कर रहे हैं, उनके वकील ने सवाल खड़े किए, कहा कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं पूरी सही नहीं है, ये सिर्फ कुछ छात्रों को लेकर के जानकारी हासिल की गई है। इतना ही नहीं, आईआईटी की जो डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट है उसमें तो जो है जो याचिकाकर्ता जो छात्र जो मांग कर रहे हैं कि रीनीट हो, उनके वकील ने यहां तक कह दिया कि जो जिस कमेटी ने इसकी जांच की है वो तो एनटीए के सदस्य हैं, उसके डायरेक्टर उसके जो है एक वो सदस्य हैं जो आईआईटी मद्रास के एक डायरेक्टर हैं। तो इस पर अब जो केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि जी नहीं, एनटीए के वकील ने आपत्ति दर्ज करवाई कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, जो आईआईटी की टीम ने डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट तैयार की है उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सीधे तौर पर एनटीए से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उसका मुख्य मुद्दा अगर मैं बात करूं तो अब तक यही है कि सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाह रहा है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो किस लेवल पर हुई है, क्या जो रीनीट की मांग की जा रही है क्या वो उसको जो है माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं बार बार यही कह रहा है कि ये मामला 23 लाख 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है। इसको आइसोलेटेड मामले के तौर पर जो नहीं देखा जा सकता है कि कुछ छात्रों की मांग है रीनीट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हमको एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। और अब इस बीच एक और बड़ी खबर जानिए आप। आईएएस पूजा खेड़कर की मां आखिरकार गिरफ्तार कर ली गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार किया है। मनोरमा खेड़कर को पुणे लेकर पहुंच गई है पुलिस। मेडिकल जांच कराने के लिए पुलिस फिलहाल लेकर गई है मनोरमा खेड़कर को। आपको ध्यान होगा मनोरमा खेड़कर वायरल वीडियो के चलते सुर्खियों में आई थी जिसमें हाथ में पिस्तौल लेकर एक किसान को धमकाती हुई मनोरमा खेड़कर नजर आ रही थी। और उसी मामले में पुणे पुलिस तलाश कर रही थी, मनोरमा खेड़कर मिल नहीं रही थी। आखिरकार रायगढ़ से मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तारी के बाद अब पुणे लाया गया है। मनोरमा खेड़कर को मेडिकल करवाया जा रहा है उनका गिरफ्तारी के बाद। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मंदार इस वक्त मौजूद हैं। मंदार, मेडिकल जांच कराने के लिए लेकर पहुंची है मनोरमा को फिलहाल पुणे पुलिस। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके के सवालों के जवाब पुणे पुलिस फिलहाल मनोरमा खेड़कर से इस पूरे मामले में चाहेगी? मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार किया जा रहा है और किया गया। संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा मंदार से, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बता दूं कि दरअसल पिछले हफ्ते ये वीडियो सामने आया था आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का। 2 महीने पुराना ये वीडियो बताया जा रहा था। इस वीडियो में मनोरमा खेड़कर जो आईएएस पूजा खेड़कर की मां है, हाथ में पिस्तौल लेकर कुछ ग्रामीणों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। उसी मामले में ये मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है मनोरमा खेड़कर को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मंदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी मंदार, बताइए। मनोरमा खेड़कर को मेडिकल जांच के लिए यहां से लेकर जा रही है पुणे ग्रामीण पुलिस और उसके बाद उनको यहीं पर जो कोर्ट है, अदालत है, उसमें पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होगी कि मनोरमा खेड़कर और उनके पति दिलीप खेड़कर ने यहां पर कितनी ज़मीन
खरीद ली है या फिर हत्याने की कोशिश की है। साथ ही इस मामले में मनोरमा खेड़कर के साथ उनके पति दिलीप खेड़कर भी आरोपी है, जो अभी पुलिस को नहीं मिले हैं, जो अभी पुलिस की शिकंजे से दूर है या फिर उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए अगला कदम होगी। इन सब की जानकारी मनोरमा खेड़कर से जो पूछताछ होगी उससे बाहर आएगी। फिलहाल हम देख सकते हैं कि पुणे रूरल पुलिस की ये जो टीम है उनको मेडिकल जांच के लिए लेकर जा रही है। पुलिस थाने से पास ही कुछ ही दूरी पर यहाँ पर ये अस्पताल है, रूरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको लेकर जा रही है पुणे पुलिस। और हम देख सकते हैं ये पुणे पुलिस की टीम उनको लेकर जा रही है। उनको दोपहर के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। और एबीपी न्यूज़ ने ये पूरा मामला सबसे पहले सामने लाया था कि किस तरीके से ये मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्तौल तानकर किसानों को धमका रही है। पुणे जिले के मुलसी तहसील में एक गांव है और उस गांव में इस खेड़कर परिवार ने बहुत सारी ज़मीन खरीद रखी है। जो दिलीप खेड़कर है वो महाराष्ट्र सरकार में क्लास 1 ऑफिसर रहे और उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी संपत्ति जमा की है, बहुत सारा पैसा कमाया है और इसी पैसे से उन्होंने अलग अलग जगह पर उनकी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है। फिर वो घर हो, फ्लैट हो, बंगला हो, दुकानें हो और या फिर ज़मीन हो। तो इसी तरीके की एक ज़मीन उन्होंने मुलशी तहसील में खरीदी। लेकिन उस ज़मीन के पास में बिल्कुल ये पूरा मामला तभी सुर्खियों में आया कि वो पुणे के अंदर जो जमीन खरीदी हुई थी उसके आसपास वाली जमीन को हथियाने की कोशिश में मनोरमा खेड़कर इसी तरीके के आरोप उन पर लगे थे। वो वीडियो सामने आने के बाद जिसमें हाथ में पिस्टल लेकर वो किसान को धमकाती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल गिरफ्तारी हो गई मनोरमा खेड़कर की, पुलिस मेडिकल के लिए लेकर गई है और अब पहली प्राथमिकता पुलिस की होगी कि मनोरमा खेड़कर के जरिए पुलिस ये पता लगाए कि दिलीप खेड़कर उनके पति फिलहाल कहां हैं। मैं अगली बड़ी खबर का रुख करूंगी। बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश में मचे बवाल को लेकर भारत सरकार ने अब एडवाइजरी जारी की है। भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों को हिदायत दी गई है बांग्लादेश में यात्रा करने से बचें, अगर जरूरी हो तभी। बांग्लादेश में जो लोग हैं फिलहाल भारतीय मूल के, वो अपने घर से बाहर ना निकलें। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। इसको लेकर भारत सरकार की नजर और भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसी पर और डिटेल्स हमारे साथ साझा करेंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशीष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए भाई, बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन ने ये एडवाइजरी जारी की है रोमाना, जिसका आप जिक्र कर रही थी, और उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स के अलावा जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनको ये सलाह दी है कि अपने अपने घरों में सेफ रहें, अननेसेसरी ट्रैवल के लिए बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 2 दिनों में वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट सड़क पर हैं बांग्लादेश के अपने कोटा सिस्टम के खिलाफ। इसके साथ ही हेल्पलाइंस जारी की गई हैं ढाका में, चिटागोंग में, राजशाही में, सिलेट में और खुलना में, जहां पर यह कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी ज़रूरत होती है तो इनको तुरंत संपर्क किया जाए। मैं बता दूं कि मंगलवार शाम को 6 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स रात में प्रोटेस्ट में मारे गए और वो कोटास को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना ने जब ये बयान दे दिया कि आखिर इन लोगों को कोटा में दिक्कत क्या है, कोटा हम एक्स सर्विसमैन के जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको दे रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया और अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है बांग्लादेश सरकार के हाथों से। लिहाजा इंडियन हाई कमीशन की तरफ से ये एक प्रीएम्प्टिव एडवाइजरी जारी की गई और सभी को सलाह दी गई है कि सतर्क रहें, कोई भी जरूरत हो इंडियन हाई कमीशन को अप्रोच करें। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरक्षण के सवाल को लेकर बांग्लादेश में ये बवाल और इस बीच भारत सरकार की तरफ से जो अपने नागरिक बांग्लादेश में हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दिखा दे। यूपी के हाथरस से बड़ी खबर है, जहां हादसे में 121 लोगों की मौत की जख्म अभी भरे नहीं, लेकिन सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है, जो आहत करने वाला है, पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला। उन्होंने बयान दिया, भोले बाबा मीडिया के सामने आया और बयान दिया कि होनी को कौन टाल सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए ये बयान आपको बता रहे हैं। और आहत करने वाला ये बयान, जख्म पर नमक छिड़कने वाला बयान, जिसमें भोले बाबा का कहना है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। भगदड़ के पीछे एक बार फिर से साजिश होने की बात कही है। भोले बाबा ने हाथरस हादसे के पीछे साजिश की बात भी कही है, इससे पहले भी कही है, और अब कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। तो ये जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बयान, ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान गई थी। भोले बाबा का कहना है कि इसके पीछे साजिश है और कहना यह भी है कि होनी को कौन टाल सकता है।
हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले ही कोई आगे पीछे हो। तो देखिए बयान आप सुन रहे थे और कहा कि जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता। भगदड़ के पीछे एक बार फिर से साजिश की आशंका उन्होंने जाहिर की है, लेकिन ये बयान आहत करने वाला और जख्मों पर नमक छिड़कने वाला, क्योंकि 121 लोगों की जान गई थी उस भगदड़ में और बाबा से मिलने वाले भक्तों की ये संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। कासगंज में जहां पर बताया जा रहा है कि उनके आश्रम में भक्त पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से बाबा दर्शन लोगों को देना शुरू कर चुके हैं। बाबा का कहना है कि होनी को कौन टाल सकता है। वैसे से पहले ये बात ज़रूर कही उन्होंने कि अवसाद है इस बात का, जो घटना हुई, जो हादसा हुआ उसका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। क्या कहा है सूरज पाल ने वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में भगदड़ के पीछे कोई ना कोई साजिश थी, ये कहना है, और ये भी कहना है कि एसआईटी और न्यायिक आयोग पर पूरा भरोसा है जो जांच कर रहे हैं। हाथरस में साजिश करने वाले बेनकाब होंगे, ऐसा उन्हें भरोसा है। जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। साजिश की बात भी कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है, जो होना है वो तो होगा ही।